वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। ये वीडियो उर्दू कोर्स से सिलेबस के लिए है। उर्दू कोर्स भी सिलेबस के लिए अलग से वीडियो है। अगर आप सभी अपने अपने कोर्स और सिलेबस के मुताबिक उर्दू ग्रामर सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको मेरा पसंदीदा शायर गालिब पर मज़मून लिखना सिखाऊंगी। पर इस मज़मून को लिखना सिखाने से पहले मज़मून लिखने का तरीका सिखाऊंगी ताकि एग्ज़ाम में आपके फुल मार्क्स आ सके कि मज़मून लिखने का मेथड क्या होता है। मज़मून लिखने का तरीका। तो सभी बच्चों को हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि एग्ज़ाम में जब कभी मज़मून लिखने के लिए आता है तो उन्वान के अंदर चॉइस दी जाती है। तो आपको वही उन्वान वही टॉपिक चूज़ करना है जिसके बारे में आपको अच्छे से मालूमात हो, ताकि आप मज़मून को अच्छे से लिख पाओ, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाओ। अब बात यह है कि किसी भी मज़मून को लिखने के लिए किन बातों का लिखना ज़रूरी है। तो किसी भी मज़मून को लिखने के लिए इन 3 बातों का लिखना ज़रूरी है। इन 3 सवालों के जवाब देने ज़रूरी हैं। क्या, क्यों और कैसे। यानी कि सबसे पहले आपने जब टॉपिक चूज़ कर लिया, उन्वान चूज़ कर लिया, तो उस उन्वान का तारुफ देना, जैसे कि कंप्यूटर क्या है, या फिर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब क्या हैं, वे एक शायर हैं, वे कहाँ से आए हैं, उनका तारुफ देना। नफ्से मज़मून में तारुफ देने के बाद असल मौजू पर बात की जाती है रीज़न के साथ। नफ्से मज़मून में तारुफ देने के बाद असल मौजू पर जिस उन्वान पर मज़मून लिखा गया है उस उन्वान पर बात की जाती है रीज़न के साथ, जैसे कि कंप्यूटर क्यों बनाया गया, या फिर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब क्यों शायर बने, इस बात को बताना। थर्ड पॉइंट है इख्तिताम या ख़ात्मा, जिसमें निष्कर्ष लिखा जाता है, यानी कि असल मौजू पर रीज़न के साथ बात करने के बाद जो भी नतीजे निकल कर सामने आते हैं उसे बयान करना, जैसे कि कंप्यूटर कैसे बना, इसमें और कैसे कैसे सुधार किए जा सकते हैं, या फिर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब कैसे शायर बने थे, उन्होंने अपनी शायरी को कैसे कैसे फ़रोग़ दिया, शायरी कैसे कैसे उन्होंने सीखी वगैरह, इन बातों को बयान करना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ आई होगी कि मज़मून लिखने के 3 मेथड होते हैं, क्या, क्यों और कैसे। तो यहाँ पर मेरा पसंदीदा शायर मैंने गालिब चूज़ किया है, आप किसी पर भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इनका तारुफ देना है कि मिर्ज़ा गालिब कौन थे, क्या थे। पहला इनका शार हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत, यानी कि दुनिया में और भी बहुत से शार कहने वाले हैं, पर गालिब का अंदाज़े बयां और है। यहाँ पर ये बात कही गई है। असदुल्ला खां नाम, मिर्ज़ा नूशा उर्फ नजमुल दौला, दबीरुल मुल्क, निज़ाम जंग खिताब, मिर्ज़ा 27 सितंबर 1797 ईस्वी में अकबराबाद आगरा में पैदा हुए। अगर जिन बच्चों की उर्दू वीक है तो वो डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि असदुल्ला खां मिर्ज़ा 27 दिसंबर 1797 ईस्वी में इलाहाबाद में पैदा हुए, अकबराबाद आगरा में पैदा हुए। अब 13 बरस की उम्र में इनकी शादी इलाही बख्श खां मारूफ की छोटी बेटी उमराव बेगम से कर दी गई। 13 बरस की उम्र में इनकी शादी इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी उमराव बेगम से हुई। गालिब के 7 बच्चे पैदा हुए, लेकिन कोई भी ज़्यादा दिनों तक जिंदा न रहा। फिर उन्होंने बीबी के भांजे को गोद ले लिया, ज़ैनुल आबदीन को मुतनब्बा बना लिया, लेकिन वे भी जवानी में दाग़े मफ़ारकत दे गए, यानी कि उसकी वफ़ात हो गई। उसकी वफ़ात पर गालिब ने एक पुरदर्द मरसिया लिखा। मरसिया यानी कि मरने के बाद लिखे जाने वाली जो नज़्म होती है उसे मरसिया कहते हैं, लिखा, जिसका पहला शार ये है। लाजिम था कि देखो मरना रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए हो क्यों अब रहो तन्हा क्यों दिन और। लाजिम था कि देखो मिर्ज़ा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए हो क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और। 1847 में जुए के झूठे इल्ज़ाम में मजिस्ट्रेट ने 6 माह की कैद के लिए उन्हें जेल भेज दिया। 3 माह बाद वे रिहा हो गए। मिर्ज़ा बहुत मकरूस हो गए। कर्ज ख्वाहों से मुकदमा दायर कर दिया। जवाबदेही के लिए मुफ्ती साहब की अदालत में पेश हुए और ये शार पढ़ा। 1847 में जुए के छोटे इल्ज़ाम में मजिस्ट्रेट ने उन्हें 6 माह की सज़ा दी। 3 माह में वे वापस आ गए, फिर कर्ज में डूब गए। कर्जदारों ने उन पर केस कर दिया तो उन्होंने ये शार पढ़े। मुफ्त की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। मुफ्त की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन।
مفتی صاحب نے غالب کے خلاف ڈگری دے دی، لیکن سارا پیسہ خود ہی ادا کیا۔ شراب نے مرزا کی صحت خراب کر دی تھی، کانوں سے بہرے ہو گئے، بینائی کمزور ہو گئی، چلنے پھرنے سے لاچار ہو گئے۔ آخر کار 15 فروری 1869 عیسوی کو علم و ادب کا یہ درخشاں ستارہ ہمیشہ کے لیے نظروں سے غائب ہو گیا۔ اقبال نے پھر ان کے بارے میں ایک شعر لکھا: گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع پہ سودائی دل سوزی پروانہ ہے۔ اب اس کا سیکنڈ پوائنٹ آ جاتا ہے یہاں پر کہ نفس مضمون کے اندر ریزن کے ساتھ مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں باتوں کو بیان کرنا، یعنی کہ کیوں والے سوالوں کے جواب۔ تو مرزا بہت سادہ دل اور سچے آدمی تھے، ہر ایک کے ساتھ کشادہ پیشانی سے پیش آتے تھے، بہت فراخ دل آدمی تھے۔ فارسی کے تمام کمالات کو مرزا نے اردو میں بھر دیا تھا۔ مرزا کو اپنی فارسی شاعری پر بھی بہت ناز تھا۔ ابتدائی دور میں وہ فارسی کے مشہور شاعر بیدل سے متاثر ہوئے اور خود ہی لکھا۔ طرز بیدل میں رختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے۔ ان کی شہرت اردو دیوان ہی کی وجہ سے ہوئی۔ ان کا اردو دیوان اپنی ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے، الگ حیثیت رکھتا ہے، جس کے چند اشعار یعنی کہ شعر کی جمع اس طرح ہے: رنج سے خوں گر ہوا نسا تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آساں ہو گئی، ہم بھی مریض عشق کے تیماردار ہیں، اچھا اگر نہ ہوا تو مسیحا کا کیا علاج، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا، لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھے لگاؤ، جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکا کھائیں کیا، بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا۔ اب لاسٹ کے اندر نشکرش یعنی کہ اختتام لکھیں گے: غالب اس لیے میرے پسندیدہ شاعر ہیں کہ وہ انسان دوست ہیں اور انہوں نے اردو غزل کو وسعت بخشی، یعنی کہ اردو غزل کے اندر اور زیادہ بڑھاوا کیا اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کو غزل کے اشعار میں خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا، اس لیے ان کا انداز بیاں دوسرے شعراء سے مختلف ٹھہرا ہے۔